नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार और आपको बताते चले कि वोटर पशोपेश में है कि आखिर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, यानी तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है। इंडिया ब्लॉक तुष्टि नजर की राजनीति कर रहा है या फिर एनडीए अलायंस, कौन ये तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है। अगर हम बयानों पे आधार पर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलसूत्र तक की स्टेटमेंट दी है। घुसपैठियों को वेल्थ दी जा रही है, जो संपत्ति है घुसपैठियों को, ज्यादा बच्चे वालों को उनकी संपत्ति जो है जो सर्वे करवा करके उनको दे दी जाएगी। इस तरह के स्टेटमेंट जो आ रहे हैं। आरक्षण कांग्रेस जो है, ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आरक्षण जो है कांग्रेस अल्पसंख्यकों को देना चाहती है, यहां तक की स्टेटमेंट आती है। उसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात करें तो उदयनिधि स्टालिन ने किस तरीके से सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया कहा था और केसी वेणुगोपाल ने उनको शेल्टर दिया था, उनको डिफेंड किया था। केसी वेणुगोपाल की स्टेटमेंट आई थी। प्रियंक खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके पुत्र हैं, उन्होंने भी यही कहा कि सनातन धर्म विभाजित करता है। उन्होंने भी सनातन धर्म का विरोध किया, लेकिन फिर वेणुगोपाल ने उनको भी प्रोटेक्ट किया। तो अब असल में पशुपेश में एक वोटर है, उसको नहीं समझ आ रही है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति करके किसको कितना लाभ होने वाला है। अगर हम बात करें तो इंडिया गठबंधन कर रहा है तुष्टीकरण की राजनीति, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। पीएम ने यह भी कहा है कि खत्म की जाएगी तुष्टीकरण की राजनीति। इंडिया ब्लॉक भ्रष्ट और वंशवादियों का समूह है। पीएम मोदी उस राजनीतिक संस्कृति में बदलाव लाए, उन्होंने ये कहा है जिस अतीत में जाति वंशवाद और तुष्टीकरण की राजनीति हावी हो, उसको हटाने की जरूरत है। पुरानी राजनीतिक शैली सिर्फ जाति पर केंद्रित थी, इस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने दी है। उन्होंने ये भी कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति का जहर अपनी शक्ति खो रहा है, यानी इंडिया अलायंस पर उन्होंने तगड़ा हमला किया है। वहीं दूसरी ओर इंडिया ब्लॉक ने हमला बोला है जाति धर्म की राजनीति कर रही है एनडीए या बीजेपी आरएसएस ने तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। एनडीए कर रही है तुष्टीकरण की राजनीति। बीजेपी जाति धर्म के आधार पर लड़ाने का कर रही है काम। मोदी सरकार में आम जनता बेहद परेशान, महंगाई बेरोजगारी समेत कई मुद्दों को लेकर के हमलावर हुए हैं। इंडिया ब्लॉक संविधान बदलने की भी बात की है, लोकतंत्र पर खतरा भी जाहिर किया है। पहले हम बताते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटमेंट दी है और प्रियंक खड़गे क्या कहते हैं और केसी वेणुगोपाल। आइए देखते हैं। हमारे देश में हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है और इसलिए अब मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा रास्ता तुष्टीकरण का नहीं है, हमारा रास्ता संतुष्टीकरण का है। सबका साथ सबका विकास ये मंत्र भी उसी तुष्टीकरण का महामार्ग है। Not promote equality. Any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. Actually, हमारा व्यू वेरी क्लियर, सर्वधर्म समभावना is the Congress idea. But you have to understand, every political party have their own freedom. दर्शकों, चर्चा करेंगे हमारे साथ
साहिल शर्मा जी कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। साहिल जी आपका स्वागत है। सोहित शर्मा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से स्वागत है। सोहित जी आपका भी। और डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। अभिजीत जी आपसे जानना चाहेंगे ये तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण में क्या अंतर आप जानते हैं? आप कहते हैं ज्यादा बच्चे वालों को उनको संपत्ति दे दी जाएगी, जो सर्वे उन्होंने करवाना था वेल्थ के सर्वे को लेकर, क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? आप मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। और जी देखिए विनोद जी, धन्यवाद पहले तो आपका। देखिए, जब हमने ये वाली बात की, तुष्टीकरण की राजनीति की बात की, धर्म के नाम पर राजनीति करने की बात की, तो इसके अंदर एक सच्चाई और प्रत्यक्ष को प्रमाण किया। हमने जब कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की तो लोगों के सामने, क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है कि देश की जनता को जिसने 60-70 साल से जिस पार्टी ने गुमराह कर रखा है उनके बीच में सच्चाई तो लाई जाए। और जब इन्हीं के पार्टी के युवराज जब ये बोलते हैं कि मैं एक्सरे करवाऊंगा, और एक्सरे करवाकर एक एक इंसान के बैंक में कितना पैसा है, घर पे उसके पूर्वजों का दिया हुआ कितना सोना है, उसके पूर्वजों को दी हुई कितनी प्रॉपर्टी है और कहां पर क्या क्या रखा है, मैं इस सब का एक्सरे कराने के बाद उसकी चीज को आपसे लेने के बाद उसको बराबर का सबके बीच में बांट दूंगा। बराबरी तो आप करना चाहते हैं, लेकिन किसको मोबिलाइज करना चाहते हैं और किसको खुश करना चाहते हैं? कम से कम कांग्रेस वाले ये करते हैं। और सबसे बड़ी बात कांग्रेस के अंदर, इसके अंदर जो मानसिकता कांग्रेस की है वो दलित विरोधी जो मानसिकता है उसका प्रमाण मिलता है। किस तरह से मिलता है? जिस तरह से प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, जिसके अंदर से कर्नाटक के अंदर 12% एक धर्म विशेष के लोगों को 22% की, क्योंकि उनकी तरफ धर्म देकर एक रिजर्वेशन, जो मुझे लगता है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान को भी पीछे धकेलकर इन्होंने एक नई तरह की यहां पर राजनीति शुरू कर दी। और ये आज के नहीं, ये दलित विरोधी जो कांग्रेस है, ये 47 से लेकर आज तक केवल और केवल दलित विरोधी रही। मैं इसका आपको एक और चीज का प्रमाण देना चाहता हूं। आपको याद होगा जब इन्होंने टू नेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट कराते हुए, अंग्रेजों के थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए नेहरू जी ने और जिन्ना ने जब 2 देशों का विभाजन किया, और वहां पर पाकिस्तान के अंदर, अगर आपको याद होगा विनोद जी, 23% के लोगों को पीछे रोक लिया गया था जिन्ना द्वारा। और वो 23% कौन लोग थे? दलित लोग थे, दबे कुचले लोग थे। और जिन्ना ने क्या कहकर रोका था कि अगर ये यहां से चले गए तो हमारा पाकिस्तान साफ कौन करेगा? वो पाकिस्तान तो गंदा का गंदा ही रहा, साफ तो कभी हुआ नहीं। लेकिन वो बेचारों को अपने धर्म से हाथ धोना पड़ा। वो 23% के लोग 2.3% रह गए। इसके अंदर मैं क्या कहना चाहता हूं, जो मैं लोगों को बताना चाहता हूं, कि वो जो 23% लोग वहां पर रोके गए, नेहरू जी ने कभी नहीं सोचा कि इन लोगों को वापस हिंदुस्तान पर बुलाया जाए। ये वहां पर सेफ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दलित थे, ये कारण था। तो सोचिए कब से तुष्टीकरण की राजनीति करती ये पार्टी आ रही है। और आज भी इनको देख लीजिए, इनकी तुष्टीकरण की राजनीति का मैं भी आपको एक और सबूत देता हूं कि जो झारखंड में, जिस झारखंड में अभी इनके प्याज से 363 करोड़ रुपया पकड़ा गया, जब आज 10 रुपए भी एक ठेले वाला बेचारा यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहा है और 10 पैसे देश की प्रगति में लगा रहा है, जिस झारखंड से 363 करोड़ रुपया पकड़ा गया, उसी झारखंड के इसी कांग्रेस के हैंडल से, यानी कि कांग्रेस के ट्विटर अकाउंट से क्या चलता है? हमारे माननीय गृह मंत्री जी के बयानों को चेंज कर जो कांग्रेस अपनी मंशा करना चाहती है वो लफ्ज डालकर उसके अंदर पूरे देश के अंदर वो जो उनके बयान है घुमाए गए। यहां से क्या पता लगता है? यहां से कांग्रेस की नीति और नीयत पता लगती है कि किस तरह से ये दलित विरोधी हैं, किस तरह से एसटी विरोधी और किस तरह से ओबीसी विरोधी हैं। देश के सभी लोग इनको देख रहे हैं। और ये चीज जो है, अगर आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इसका बीड़ा उठाया है कि इनको एक्सपोज किया जाए कि कहीं ये फिर से 60 साल से जैसे देश को गुमराह करने से वैसे ही गुमराह करने में कामयाब ना हो जाए, और इस देश के जैसे 2 टुकड़े पहले इन्होंने किए, पहले पाकिस्तान फिर बांग्लादेश, और तीसरा टुकड़ा भी ये जम्मू कश्मीर का कर ही चुके थे। अगर 90 के दशक में माननीय नरेंद्र मोदी जी आकर लाल चौक में तिरंगा न चढ़ाते तो इसको भी ये पाकिस्तान को सौंप चुके थे। तो ऐसे पार्टी से बचकर रहना चाहिए। ये पार्टी दलित विरोधी है और धर्म विशेष पे हमारे संविधान का खिलवाड़ उठाने वाली पार्टी है। विनोद जी, धन्यवाद आपका कि आपने बात रखने का मौका दिया। मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, पूरी एक थ्योरी पे ही काम करते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक जो थ्योरी चलती है वो थ्योरी है झूठ बोलना और बार बार बोलना, और तब तक बोलते रहना जब तक वो झूठ जो है वो सच साबित ना हो जाए। मैं आपको बताऊं कि इन्होंने वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, हमको हमारे ऊपर दलित विरोधी होने का टैग लगा दिया, टू नेशन थ्योरी की बात की। मैं एक एक करके जो है वो सारी चीजों का जवाब आपको जो है वो मैं दूंगा। देखिए, प्रधानमंत्री जो है कल गुजरात में थे और गुजरात में अपनी वो रैली को संबोधित कर रहे थे,
और जिस बेशर्मी से झूठ बोल रहे थे, मतलब झूठ को भी शर्म आ जाए कि मैं कितनी बार इन बेशर्मों के मुंह से जो है मैं झूठ के रूप में जो है वो बाहर आता हूं। उन्होंने कल कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी वैसे 400 पार का नारा लगा रहे थे, वो भूल गए हैं। आप लोगों को ये कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुमत में आ जाएगी तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। कल वो अपनी गुजरात की रैली में कह रहे थे कि भाई देखिए कांग्रेस कह रही है, बहुमत की बात कर रही है, कांग्रेस तो 272 सीटों पे नहीं लड़ रही, जबकि अभी तक जो 2 फेज के चुनाव हुए हैं, तीसरा फेज आने वाला है और कांग्रेस के 320 कैंडिडेट जो हैं हम अभी तक अनाउंस कर चुके हैं। ये इनकी झूठ की जो है वो पूरी परत है। और अब इनकी झूठ की जो परतें हैं विनोद जी, आपको मैं बताऊं कि जिस गोदी मीडिया को 10 साल बड़ा इन्होंने पाला, आज वही इनके झूठ की जो परतें हैं उनको खोलने का काम कर रहे हैं। और सबसे पहले इनकी झूठ की परत को खोलने का काम किया जो इनके फेवरेट भारतीय जनता पार्टी के भी जो बड़े फेवरेट जर्नलिस्ट हैं सुधीर चौधरी साहब, उन्होंने जेपी नड्डा से सवाल किया। उन्होंने कहा जेपी नड्डा साहब, अमूमन होता है कि जब किसी राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष से इंटरव्यू होता है तो उससे उसकी पार्टी लेकर सवाल किए जाते हैं, लेकिन मैं आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है वो घोषणा पत्र लेकर आया हूं। मैं जरा आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस घोषणा पत्र में मुझे आप बता दीजिए, 40 पेज का घोषणा पत्र है, इस 40 पेज के घोषणा पत्र में कहां कांग्रेस जो है वो इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रही है, कहां जो कांग्रेस है उसने इसमें मुस्लिम वर्ड जो है वो यूज किया है। तो इस बात का जो था वो जेपी नड्डा साहब जो है वो जवाब नहीं दे पाए। कल इसी तरह की घटना घटी न्यूज 18 में, जब अमीश देवगन से प्रियंका चतुर्वेदी से इंटरव्यू कर रहे थे और उन्होंने इसी तरह की बात की, तो उनका जवाब सुनिए विनोद जी, विडंबना देखिए कि किस तरह झूठ में जो है आज पूरा मीडिया भी जो है वो इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा ये रहा घोषणा पत्र, बताइए कि जो आप आरोप लगा रहे हैं क्या इन घोषणा पत्र में वो बातें हैं। उन्होंने कहा नहीं, मेरे घोषणा पत्र पढ़ा है, इस घोषणा पत्र में ये बातें तो नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं। तो पलट कर प्रियंका जी ने पूछा कि क्या यह आपका फर्ज नहीं बनता कि अगर प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं तो आप उनके झूठ को जो है अपने चैनल पर ना चलने दो, झूठ को एक्सपोज करने का काम करें। इस तरह से अब विनोद जी अगर आप देखें तो ये लोग जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं इस पूरी दुनिया के सामने। इन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात की, अरे 2 नेशन थ्योरी को सबसे पहले प्रोपोगेट किया तो हिंदू महासभा के सावरकर ने किया। विनोद जी आज आपने कहा था सुशील कुमार शिंदे को जानते, मैं आ रहा हूं, मैं भी आ रहा हूं, आप मैं बता रहा हूं ना, 2013 जनवरी में उन्होंने कहा था कि हिंदू टेररिस्ट कैंप चलाए जा रहे हैं। मैं अभी आ रहा हूं, सदन में माफी मांगी, बिल्कुल सुनिए, मैं आ रहा हूं उस पे, जनवरी में जो है की बात है, मैं उस पे भी आ रहा हूं विनोद जी। मुझे आपने हमारे भाजपा के प्रवक्ता को पूरी बात रखने का मौका दिया, मुझे भी मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे जो है पूरी बात रखने का मौका दे। विनोद जी सुनिए, इन्होंने 2 नेशन थ्योरी की बात की, लंबी हो जाती है। विनोद जी सुनिए, इन्होंने जो है 2 नेशन थ्योरी की बात की, उस 2 नेशन थ्योरी को सबसे पहले प्रोपोगेट किया हिंदू महासभा के सावरकर ने। वो 2 नेशन थ्योरी पाकिस्तान का टर्म कॉइन हुआ किस असेंबली में? सिंध की असेंबली में। उस असेंबली में कौन था? इनका सबसे बड़ा नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसलिए पूरा देश जानता है कि किस तरह से जो आप लोग हो इस देश को डिवाइड करने में अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो हिंदू महासभा, आरएसएस और मुस्लिम लीग के लोगों का है। उस मुस्लिम लीग का विनोद जी, जिस मुस्लिम लीग की मोहम्मद अली जिन्ना की बाजार पर जाकर इनके सबसे बड़े नेता लाल कृष्ण अडवाणी जाके माथा टेकते हैं, उसको दुनिया का सबसे बड़ा सेकुलर घोषित करके आते हैं। अब मैं बात करता हूं तुष्टीकरण की। ये बात करते हैं तुष्टीकरण की, इन्होंने बात की कश्मीरी पंडितों की। आज मैं डॉक्यूमेंट के साथ आया हूं विनोद जी, आज मैं डॉक्यूमेंट के साथ आया हूं कि 1990 के उस जनवरी के दशक में संसद के अंदर डिबेट हो रही थी। मदन लाल खुराना और जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वक्ता थे और 2 मुसलमान प्रवक्ता मोहम्मद शफी उड़ी और सैफुद्दीन सोज साहब जो थे वो कश्मीरियों का पक्ष रख रहे थे। और सोज साहब ने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वहां पर सेना भेजिए, वहां पर सेना भेजिए, वहां के गवर्नर को उठाइए। तो सामने से जसवंत सिंह जी खड़े हुए, ये ऑन रिकॉर्ड उनका स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि जो इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके लिए सेना को नहीं भेजा जाता। वहां से जो था मदन लाल खुराना खड़ा हो गया, उसने कहा जब आपने जगमोहन को भेजा था तब वो अच्छा था, आज हमने जगमोहन को वहां भेजा है तो वो बुरा कैसे हो गया? बेसिकली इनके दिमाग में जो था वो डिवाइड एंड रूल के बीच थे। चलिए बड़ा होगा। विनोद जी में एक लाइन में खत्म करूंगा, विनोद जी में एक लाइन में खत्म करूंगा, विनोद जी में एक लाइन में लास्ट में खत्म करूंगा। कश्मीरी राजनीति निकाला जा रहा था, कौन अपीजमेंट की राजनीति कर रहा है? इंडिया अलायंस या एनडीए ब्लॉक? आप मुझे मजबूर करेंगे, आप मुझे मजबूर करेंगे, आप इतना टाइम आप मुझे मजबूर करेंगे आपको बंद करने के, म्यूट करने के लिए। आप देखिए, आप अभी पूरा आपने जी, चलिए सोई जी आपसे सवाल पूछा, आपको जवाब देना पड़ेगा। ये सोई जी बात नहीं, आपके सोई जी के साथ प्रॉब्लम ही है। फिर मैं आपकी आवाज को म्यूट करवा दूंगा, फिर आप मुझसे गिला करेंगे, शिकायत करेंगे। सोई जी आपसे सवाल पूछा, कौन तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, एनडीए या इंडिया ब्लॉक? देखो बात ऐसी है, एक हताशा, निराशा और हारे हो गए
प्रधानमंत्री आज जनता के बीच में जनता को डरा रहे हैं, जिस तरह से ये घर का जनता को इंडिया ब्लॉक नहीं डरा रहा है। विनोद जी सुन लीजिए ना, पहले आप सुन लीजिए ना। आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, दोबारा इनके नेता बयान दे रहे हैं, हम बयान नहीं दे रहे विनोद जी, इनके नेता बयान दे रहे हैं। चलिए, प्रधानमंत्री जी कहते हैं घर का कमरा छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपकी भैंसे छीन लेंगे, मतलब इसके अंदर नीचे तक भैंस भी कहा कल, भैंसे तक इतने घिर चुके हैं ये लोग। पहली बात। दूसरी बात, जो हालात इस समय इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, जब तक बात ऐसी है पूरे भारत में देखा जाए, इस समय भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है कि भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। वो जो इस समय हालात बने हुए, जिस तरह से भारत के संविधान की बात को ये लोग करते हैं, एक समय था इन्हीं के एमएलए कहते हैं कि हम भारत का जो आरक्षण है उसको खत्म करेंगे, हमें 400 के पार पहुंचे। हाँ बिल्कुल कह रहे हैं। आज इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते हैं नहीं जी हम आरक्षण को बचा। ये सुरेश जी आप प्रूव कर सकते हैं कि किसी विधायक ने कहा कि 400 से ज्यादा? मैं करता हूँ, आपके ने कहा, अनिल कुमार खट्टर ने कहा, ज्योति मीना ने कहा, मैं वही तो कह रहा हूँ, जिक्र नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है, बिल्कुल कहा है। अब सुन लीजिए ना, पहले विनोद जी बात ऐसी है, अब अगर साहिल जी की अगर इनकी बातें सुनिए तो पीडीपी एक छोटी सी पार्टी है जिसका अपना एक है, नहीं एक छोटी सी पार्टी है। आप बात तो सुन लीजिए, आप सुन लीजिए मेरे भाई, सुन लीजिए। देखो बात ऐसी है, ये जो हालात इस समय पूरे भारत में देख रहे हैं ना, इसका एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आज आपने देखा हालात क्या बने रजौरी पुंछ के। 7 मई को इलेक्शन होनी थी, चली गई 27 मई। जिस तरह से सूरत में हालात बने, जिस तरह से इंदौर में हालात बने, आपने देखा उसमें कहा क्या कुछ नहीं हो रहा है, क्या डिक्टेटरशिप चल रही है, कैसे लोगों को डराया जा रहा है, और एक तरफ से लोगों को डराया जा रहा है, दूसरी तरफ से बीजेपी में ज्वाइन किया जा रहा है। कहां चले गया ये राजनीति, कहां चलेगी ये राजनीति? आप मुझे बताओ, ये तुष्टिकरण से भी नीचे हो चुकी है, बहुत नीचे जा चुके हैं। अब मुझे बताओ, रजौरी पुंछ को ये अनंतनाग के साथ इन लोगों ने जोड़ा, ये बहुत पुरानी बात इन लोगों ने। आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। जब हम कहते हैं डांगरी में नरसंहार हिंदू का हुआ, तो ये लोग जब नंदीग्राम में पहुंच जाते तब ठीक है जी, तब ये पुरानी बातें नहीं रहती। इतिहास इनके हाथ में रहे, अगर हमारे हाथ में इतिहास आ जाए तो ये पुरानी हो जाती है। ये बात गलत है जी, आपको ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए। जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो हालात इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में बनाए, मैं तो अपने घर की बात करूंगा, भारत की बात कांग्रेस करे और भारतीय जनता पार्टी करे वो अच्छा है, लेकिन हमारे घर में इस समय बहुत तबाही हो चुकी है, बहुत तबाही हो चुकी है। इसका सीधा सामने आपने देखने को मिल गया, जिस तरह से तबाही से क्या मतलब है कि पीडीपी को इंडिया ब्लॉक ने टिकट नहीं दिया, जिस तरह जनता के लोग आपके लिए अनंतनाग नहीं छोड़ा, इसलिए तबाही हुई है। मैडम के साथ हैं और इन लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज हालात ये बन गया, अरे इनकी तरफ से तो बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा था, फिर भी ये इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सटेंड किया जाए डेट। तो ये डर है, जो इनका खौफ है, चलिए अभिजीत खाया जा रहा है। अभिजीत जी के पास लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मैं सीधा अभिजीत जसरोटिया के पास जाऊंगा। आपसे जानना चाहूंगा कि गिरिराज सिंह कहते हैं गो बैक, मुस्लिम्स को कहते हैं गो बैक टू पाकिस्तान। मुजफ्फरनगर के एमएलए विक्रम सैनी वो भी कहते हैं कि ये हिंदुओं का देश है। क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? देखिए विनोद जी, मैं आपकी सवाल पर भी आऊंगा और पहले मैं जरा, क्योंकि दो इकट्ठे थे, एक ही बस के दो पैसेंजर थे और उसके ऊपर इकट्ठे ही चढ़े हुए थे। बेसिकली क्या हुआ विनोद जी, एक गाड़ी चली, उस गाड़ी का ड्राइवर थे हमारे राहुल गांधी जी और उसके कंडक्टर थे उमर साहब। तो उस गाड़ी के अंदर एक पैसेंजर चढ़ा जिनका नाम था महबूबा मुफ्ती साहिबा। वो अगली खिड़की से चढ़ी, उमर साहब ने पिछली खिड़की से नीचे उतार दिया। दूसरी बार ये बेचारी इमरजेंसी रोड से चढ़ी तो फिर उनको अगले से पीछे उतार दिया। लेकिन क्या प्यार देखिए उस बस के लिए, भले उस बस के पीछे भागी जा रहे हैं ये, लेकिन उस बस से प्यार खत्म नहीं हो रहा है। ये बस वाले उनको बिठाने को राजी नहीं है, बस वाले बिठाने को राजी नहीं है। फिर बीच में बोलेंगे, मैंने कहा था ना मेरे बीच में बोलेंगे, क्योंकि इनको यहाँ पे पेट दर्द होनी है,
उसके बाद मुझे अपना विरोध करना पड़ेगा, वो उनको पसंद नहीं आएगा। हम सब तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्यों भाग रहे हो भाई इस बस के पीछे, तुम्हें नहीं बिठाना। अब आती है बात महबूबा मुफ्ती साहिबा की, कहती हैं जी ये जो 2 हफ्ते आपने चुनाव बढ़ा दिए, क्यों बढ़ा दिए? अरे मैं तो जीत रही थी। आपको पता अभी जब इनका काफिला महबूबा मुफ्ती साहिबा का जब वहां पर सोनकोट में काफिला पहुंचा, 20-25 गाड़ियां इनकी जो हैं वहीं से चली हुई थी अनंतनाग से इनके साथ, और वो अकेला ही काफिला घूम रहा था। उसके बाद क्या किया गया? वहां पर छोटे छोटे बच्चों से ताड़ियां मरवाई गई, छोटे बच्चों से पीडीपी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। बताएं ये कि पॉपुलैरिटी है, इसे पॉपुलैरिटी कहेंगे? 5 से 8% जीतकर आप लोग जब बन जाया करते थे, वो जमाना चला गया। अब तो लाखों वोट लेना पड़ेंगे, अब तो बीच में भी जीतना मुश्किल है आप लोगों के लिए। और मैं जाना चाहता हूँ 2019 में चलिए जरा, 2019 में इन्होंने तो, अगर आप कहते कि 4 सीट को सही मानो, तो 2019 में इन्होंने तो टेररिस्ट की भी हेल्प लेने की कोशिश की, फिर हार गए। टेररिस्ट की हेल्प के बाद भी हार गए। आप देखिए टेररिस्ट और पाकिस्तान की मदद के बाद भी हार गए। और अब देखिए बेगानी शादी का अब्दुल्ला दीवाना, बात क्या हो रही है? देखो आपके टाइम पर किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। कांग्रेस के लिए बोलता हूं, नेहरू ने लूटा, गांधीओं ने लूटा, साहिब जी आपके टाइम पे किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। भ्रष्टाचार की याद, नेहरू ने लूटा, गांधीओं ने लूटा, लूट गए इनके दामाद। देखो कांग्रेसियों को याद आई तुम्हें भ्रष्टाचार नहीं याद? भ्रष्टाचारी पार्टी की बात करते हो आप। भ्रष्टाचारी पार्टी के लिए कच्चे चिट्टे खोलूंगा। 1,75,000 करोड़ डॉलर के एसेट्स थे इंदिरा गांधी जी के, 1,75,000 करोड़ के एसेट्स थे इंदिरा गांधी जी के। उसको क्या किया गया? इनहेरिटेंस टैक्सेस देश से साहिब जी आपके बाद जब इंदिरा गांधी जी की प्रॉपर्टी लेने की बात आई, 1,75,000 करोड़ डॉलर के साहिब जी आपको मौका दिया जाएगा। साहिब जी आप नोट कर लीजिए, आपको मौका दिया जाएगा कि आप कंट्राडिक्ट करेंगे, आप कंट्राडिक्ट करेंगे। आप इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, चलिए गांधीओं ने लूटा, लूट गए इनके दामाद। देखो लोगों कांग्रेस को आगे भ्रष्टाचार की याद, अरे देखो लोगों कांग्रेस को आगे भ्रष्टाचार की याद। चलिए सवारी पे बार-बार कांग्रेस की इंडियन बस में करने की कोशिश कर रही है और उसको बार-बार नीचे उतार दिया जा रहा है। अरे थोड़ी शर्म करो, क्या हो गया? थोड़ी शर्म करो, क्या हो गया? वो अपने बस में बैठाने को राजी नहीं है, तुम उनकी बस में बैठ रहे हो, शर्म करो। अरे पीडीपी वालों शर्म करो, ये बस वाले तुम्हें नहीं बिठाएंगे क्योंकि ये बस परिवारवाद की बस है। तुम्हारा चांस है, लेकिन करे क्या? इस समय 2 ही परिवार दिख रहे हैं, तुम्हारे परिवार का नंबर नहीं है पीछे में, तो ये समझना पड़ेगा तुम्हारे को क्या है। और अरे मुद्दों की बात कीजिए जसोटिया साहब, मुद्दों की बात। नेहरू ने लूटा, गांधीओं ने लूटा, लूट गए। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। आप तीनों पैनलिस्ट मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। दर्शक आपको देखते हैं, आपको मैंने पहले कहा था विनोद जी, मैं बिल्कुल सभ्यता और से मुझे कहा था सिर्फ फिश मार्केट बनाओगे तो आप डिसेंसी पे लोग प्रश्न उठाएंगे। कंट्रोल कीजिए ना विनोद जी, जब ये बोलते हैं मैंने के बीच में बोला था, किसने शुरुआत किया मुझे बताएं, किसने शुरुआत की बताएं? अगर इनसे नहीं की जा रही, नेहरू ने लूटा, गांधीओं ने लूटा, लूट गए इनके दामाद। देखा लोगों कांग्रेस को आगे भ्रष्टाचार की याद। अब तो ये भ्रष्टाचारी वीडियो आप राम से पूछिए ना शायद। अब तो कांग्रेस जो एक्सपर्ट हो गई झूठे वीडियो बनाने में, झूठे वीडियो बना रही है दलित विरोधी, झूठे विरोधी और दलित विरोधी वीडियो बना रही है कांग्रेस। देखिए कांग्रेस शाहिद और अभिजीत जी, लोग आपको देख रहे हैं, किस तरीके से फिश मार्केट बना रखी है आपने। लोग आपको देख रहे हैं, झूठे वीडियो फिश मार्केट का तमाशा। शर्म आनी चाहिए, झूठे वीडियो बनाने वाली कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, झारखंड से जो वीडियो निकले शर्म आनी चाहिए, 363 करोड़ रुपए खाने वाली कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, जीप स्कैम करने वाली कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। चलिए साहिल जी, एनफ इज एनफ। नेशनल नॉलेज केस के चलिए अभी आपके पास आएंगे ना, आपको मौका देंगे। चलिए अब आराम से बोलिए, आराम से। अरे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, किसको डिक्टेट करेगा? कौन डिक्टेट करेगा?
कर रहे हैं आप। विनोद जी मेरे पास सुन लीजिए, हर केस में घूम रही जमानत को शर्म आनी चाहिए। बोल चुके हैं वीडियो बनाने वाली कांग्रेस को आपने इतना ज्यादा जबरदस्ती कांग्रेस की गाड़ी में चढ़ रही है पीडीपी, बस, और बार-बार नीचे उतारी जा रही है। उनको अभिजीत जी चढ़ने दीजिए, इनको चढ़ने दीजिए। अगली खिड़की से बाहर। वारी पीडीपी क्या हाल हो गया तुम्हारा, और बिजबाड़ा की पार्टी का क्या हाल हो गया। लोगों देखो लोगों, बिजबाड़ा की पार्टी का क्या हाल हो गया। अगली खिड़की से चढ़ते हैं, पिछली खिड़की से उतार देते हैं, पिछली खिड़की से चढ़ते हैं तो अगली खिड़की से उतार देते हैं। आप भी उसी खिड़की में थे, आप भी पीडीपी की बस में सवार थे क्या? आप पीडीपी की बस में सवार नहीं थे? मुझे बताइए, आप पीडीपी की बस में सवार थे कि नहीं थे? बताइए, जो है वो पीडीपी की बस में सवार देख लेते हैं। बच्चों को इस्तेमाल कीजिए। चलिए अभिजीत जी सोहित जी को अपनी बस पर चढ़ने दीजिए, प्लीज। मुझे बताइए, डिरेल हो जाएगी डिबेट। अच्छा, आप क्यों उतरे? आप लोग बीजेपी सर, ये क्या जीते? ये क्या है कि क्यों उतरे? सोहित जी बोलिए। देखो अभिजीत जी ये गलत बात है। आप लोगों ने शुरू की, आप झूठ बोलते हो, आप बार-बार झूठ बोलते हो। ये भ्रष्टाचार सबसे बड़ी पार्टी है, ये जुगल किशोर शर्मा की पार्टी है, ये जुगल किशोर शर्मा की पार्टी है, जिसने हिमगिरी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर जो है लेकर फरार हुई। ये भ्रष्टाचारियों के पास मैं बात करूंगा। जिस ढंग से ये बात कर रहे हैं, हम डिबेट नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, हम डिबेट नहीं कर पाएंगे जिस ढंग से ये बात कर रहे हैं, के ऊपर कोई कीचड़ जिस ढंग से ये बात करें हम ये जुगल किशोर शर्मा की पार्टी है, ये जनाब ये निर्मल सिंह की पार्टी है, ये पार्टी जो है जितेंद्र सिंह की पार्टी है, जिन्होंने जो है अभिजीत जी प्लीज। अरे पाकिस्तान की बिरयानी तो आप जाके खाते थे। अरे आपके नेता ने जाके जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो था, अरे आपने देश को बेचने का काम किया। आप जो थे जिन्ना की मजार पर जाकर जो है उसको सबसे बड़ा अपने घोषित करके आ गए। पाकिस्तान की असेंबली में फवाद हुसैन पप्पू का नाम। अरे आपकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो उस असेंबली में मौजूद था जिस असेंबली में जो है वो पाकिस्तान का कर्म हुआ। अरे पाकिस्तान अभिजीत जसरोटिया और साहिल की आवाज को म्यूट कर दिया जाए। अभिजीत जसरोटिया और साहिल की आवाज को म्यूट कर दिया जाए। सोहित बोले आप, ये गलत बात है अभिजीत जी, आपसे ये उम्मीद तवक्को नहीं की जा सकती। इतने समझदार पढ़े लिखे। चलिए अब मैं आपसे, साहिल जी आपकी आवाज म्यूट है, क्या फायदा? इतने में एक मिनट साहिल एक मिनट आपकी आवाज म्यूट है, बाहर दर्शकों तक नहीं जा रही है, बाहर दर्शकों तक आपकी आवाज नहीं जा रही है। आपको मौका देंगे, पहले सोहित जी को कंप्लीट करने दीजिए। ये गलत बात। एक मिनट साहिल एक मिनट। आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं, दोनों की नहीं, आप अपने ब्लॉक के साझेदार दूसरे टायर को पूरा मौका नहीं दे रहे। बात ऐसी है, ये हमारे ऐसे देशभक्त हैं। ये हमारे सुनो साहिल जी आपकी आवाज म्यूट है, क्या करोगे आप? बोल लीजिए फिर। और सुनते नहीं है, सुनते नहीं है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है आपको कि आप डिबेट को चलिए जनता सुन नहीं पाएगी, क्या फायदा उस चीज का? तो देखो आप झूठ बोलोगे तो कौन सुनेगा? चलिए अभिजीत जी कौन बोलेगा ना? आप झूठ नहीं ना बोले, आप झूठ नहीं ना बोले, चलिए आप झूठ नहीं ना बोले। अरे अभिजीत जी बोलने दीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना मेरे भाई, ओ मेरे भाई सुन लीजिए, ओ सुन लीजिए मेरे भाई, ओ मेरे बीजेपी वाला सुन लो, ओ बीजेपी वाला सुन लो, ओ मेरे भाई सुन लो, ओ बीजेपी वाला सुन लो। चलिए मिलकर एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। मैं सोहित जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात को कंप्लीट करें। जिस तरह से यहाँ डिबेट चल रही है, ये हताशा और निराशा भारतीय जनता पार्टी को सामने देखने को मिल रही है।
ये परिवारवाद की बात करते हैं, या मत करो परिवारवाद की बात। अरे एक परिवारवाद आपने कर्नाटका में अपने साथ जोड़ा है, जिसे 2000 के करीब सेक्स स्कैंडल किया, जिस लिए आपके प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी उसके लिए जनता से वोट मांग रहे हैं। तो ये परिवारवाद की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। आप है ना, कोई भी बात करनी है ना, ऑथेंटिक बात किया करो। ये बातें है ना जो आप करते हो ना, बस पे चलने वाली, फिर बस पे चलने वाली बातें करते हो ना, वो बस वो है जो भारत के संविधान को लेकर चल रही है, वो बस वो है जो भारत के संविधान को लेकर चल रही है। आप मुझे एक बात बताओ, आपका भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर मेंढर में जाके क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर मेंढर में जाकर क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी का एक मेंबर मेंढर में जाके क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी का मेंबर मेंढर में जाके क्या कहता है? भारतीय जनता पार्टी का मेंबर मेंढर में जाके क्या कहता है? सियासत के लिए यूज कर मेंढर में जाके क्या कहता है? साहिल जी, आपसे जानना चाहता हूं कि सहारनपुर में आपका कैंडिडेट है इमरान मसूद। आप परिवारवाद की बातों करना शोभा नहीं देती है, आप परिवारवाद की बात करना शोभा नहीं देती है। प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? 2000 सेकंड में प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? 2000 सेकंड में प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? 16,000 करोड़ का घपला भ्रष्टाचार जो आपने किया, कोई नहीं बोला है। 16,000 करोड़ का घपला जो आपने किया वो कोई नहीं बोला है। आप लोग डर गए हुए हैं, आप लोग डर गए हुए हैं। चलिए, नेक्स्ट में ये कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस जो है मुस्लिम कम्युनिटी को अपीज कर रही है। किसने कहा? मुस्लिम कम्युनिटी। प्रधानमंत्री ने कहा ना, प्रधानमंत्री का काम है। विनोद जी देखिए, प्रधानमंत्री जी कहेंगे, प्रधानमंत्री जी अपने जो पिछले 10 साल का कार्यकाल है उसके काम के आधार पर जो है वो वोट नहीं मांगेंगे, वो वोट मांगेंगे उन मुद्दों के आधार पर। लेकिन वेणी प्रसाद वर्मा भी आपके हैं नेता, उन्होंने कहा कि ये आरएसएस का गुंडा है। कौन? प्रधानमंत्री ने, वेणी प्रसाद वर्मा। बेनी प्रसाद वर्मा? हाँ जी। जहां तक मुझे सुनाई दिया कांग्रेस के बेनी प्रसाद वर्मा जी जो है उनकी डेथ हो चुकी है। देखिए, बेनी प्रसाद वर्मा जी जो थे वो कांग्रेस के सांसद थे, वो जो है देखिए वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए मुझे चलिए आशीष देवी ने आप उसके साथ बैठे रहे, आप देवेगौड़ा ने देखिए बोलिए ना, देवेगौड़ा ने जो आपके साथ है, देवेगौड़ा ने जो आपके साथ है, जो आपके साथ है, प्रधानमंत्री दरिंदे का प्रचार करने जा रहा है। प्रधानमंत्री खुद जो है वो दरिंदों को जो है बनपाता है। प्रधानमंत्री को लोग जो है जो बलात्कारियों का समर्थन करते हैं, बिल्कुल बताओ, प्रधानमंत्री जो है वो दरिंदों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जो है ब्रजभूषण शरण जी के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री जी जो है पीएमओ में कैसे आदमी को बिठाया हुआ है जो भ्रष्टाचार का आरोपी है। जो लोग जो है इन लोगों ने जो है यहाँ आरोप किया है, 2000 महिलाओं का जो आरोपी है उसके साथ जुड़ा हुआ है। आपके बलराज मधोक ने अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर जो है अभिजीत जी का जवाब दीजिए। कर्नाटका वाला, कर्नाटका के आरक्षण की अभिजीत जी सुन लीजिए, जवाब दे रहे, सुन लीजिए। चलिए आराम से दीजिए, आराम से जवाब दीजिए, आराम से जवाब दीजिए कि टैक्स किसने खाया? जवाब दो नारी टैक्स किसने खाया? उन्होंने 1,75,000 करोड़ डॉलर का नारी टैक्स किसने खाया? इन चोरों ने खाया, किसने खाया? इन्होंने खाया, पूरा देश लूट के खा दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन ने देश को बेच के चले गए, राजीव गांधी फाउंडेशन ने देश को बेचा, जीपी देश की बेच दी, संसाधन देश में बेच दिए। मर्यादा में होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो? भ्रष्टाचारियों ने डिबेट की मर्यादा की पार्टी ने पूरा देश बेच दिया, पूरा देश बेच दिया। तब भी उतना ही आप देखिए, ये जो लोग हैं ये दलित क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक दलित कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, इनके जो है नेता जो है वो रोज बयान दे रहे हैं, ये दलित विरोधी लोग हैं। ये खड़गे साहब जो है ये दलित विरोधी लोगों को है, ये खड़गे साहब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनको मालूम है इनके नेता जो है वो रोज जो है वो बयान दे रहे हैं। चाइना का डेलीगेशन जो है आरएसएस के मुख्यालय में जाकर मोहन भागवत चाइना से मिला हुआ है, मोहन भागवत चाइना से मिला हुआ है, मोहन भागवत जो है वो चाइना से मिला हुआ है। आज चाइना का जो डेलीगेशन था वो आरएसएस का जो मुख्यालय था उसमें चाइना का डेलीगेशन है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अरे कोई भी सुन नहीं पा रहा है, एक एक करके। विनोद जी देखिए, ये दलित विरोधी पार्टी है, ये एससी विरोधी पार्टी है, आप
विरोधी पार्टी है, ये ओबीसी विरोधी पार्टी है, बड़े इन लोगों का जो खून है, इन लोगों के खून में जो है वो बड़े विरोधी लोग हैं। इन लोगों ने जो है यहाँ भ्रष्टाचार किया है, चाहे निर्मल सिंह हो, चाहे जुगल किशोर शर्मा हो, चाहे निर्मल सिंह की पत्नी हो, इन सब ने मिलकर जो है वो करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। इनके निर्मल सिंह जी से जो सवाल है, ये दोनों जो है महिलाओं के मंगलसूत्र तो आपने बेचे, महिलाओं का जो है वो मंगलसूत्र को जो है आपने बेचने का काम किया, आपने जो है बेचने का काम किया। मंगलसूत्र जो है आप लोगों ने 2000 महिलाएं जिनका यौन शोषण प्रधानमंत्री दरिंदे का प्रचार करने के लिए किया, प्रधानमंत्री जो है वो दरिंदे का प्रचार करने गया। ये उसी पार्टी के सदस्य हैं जो दरिंदों का प्रचार करते हैं, इनके बाद जवाब नहीं मिल रहा। अब ये इसी तरह की बात करेंगे, बोलते नहीं है। आपको वैसे खुद को क्या महसूस, बिल्कुल को क्या महसूस हो रहा है आपको कि आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको पूरी पब्लिक देख रही है, आप क्या साबित करना चाहते हैं? दोनों के दोनों प्रवक्ता, दोनों यार, ये आप दोनों क्या साबित करना चाहते हो? मैं कहा था कि बुरहान वानी जो है वो एक्सीडेंटली मारा गया। निर्मल सिंह ने कहा था, जब आर्मी ने उसको नोटिस दिया, उसने कहा अब आप मुझे मजबूर कर रहे हो कि फ्रेम से भी आउट कर दूं आपको, आवाज तो फिर फ्रेम से भी आउट कर दूं। ये बुरहान वानी की पार्टी है, इन्हें एक्सीडेंटली जो मारा गया। बुरहान वानी की पार्टी, आर्मी की जो है साहब जो है वो बुरहान वानी की पार्टी, जसरोटिया साहब जो है कहते हैं उसकी पार्टी में है। क्या निर्मल सिंह ने कहा कि नहीं कहा? क्या निर्मल सिंह ने कहा? मुझे बताइए, ये बातें आप भी के साथ सोई जी से बात कर लीजिए। की पार्टी बीजेपी जो है, बीजेपी जो है आतंकवादियों को पोस्टर देती है। अच्छा, आपकी पार्टी ने, मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी ने जो है वो आतंकवादियों को पोस्टर दी की थी, आपकी पार्टी ने आतंकवादियों को पोस्टर दी की थी, और इसीलिए इनका चेहरा देख लीजिए। डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा था, डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा था कि बुरहान वानी जो है वो एक्सीडेंटली मारा गया। डॉक्टर निर्मल सिंह ने कहा था कि बुरहान वानी जो है वो एक्सीडेंटली मारा गया। और फिर हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि एक्चुअल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा क्या था। प्रधानमंत्री मोदी दरिंदों के साथ है, वो दरिंदों का प्रचार करने जाता है। बिल्कुल जो है प्रधानमंत्री जो है वो दरिंदों के साथ खड़ा हुआ है। हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी है। तुष्टीकरण की राजनीति ने के देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट के रख दिया है। तुष्टीकरण की राजनीति ने सच्चे और ईमानदारों के हक को डुबोया है, और इसलिए अब मोदी तुष्टीकरण को समाप्त करके संतुष्टीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। हमारा रास्ता तुष्टीकरण का नहीं है, हमारा रास्ता संतुष्टीकरण का है। सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र भी उसी तुष्टीकरण का महामार्ग है। Not promote equality. Any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion, according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. Actually, हमारा view very clear. Sarva-dharma samabhavana. Sarva-dharma samabhavana is the Congress idea. But you have to understand, every political party have their own freedom. तो दर्शकों, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि वोटर संशय में है, पशुपेश में है कि इंडिया ब्लॉक क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है या एनडीए, दोनों ही तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। असल में कौन कर रहा है, ये वोटर पशुपेश में। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में डॉक्टर अभिजीत, इनको भी डॉक्टरेट की उपाधि मिली है, अभिजीत जसरोटिया प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और किस सभ्य तरीके से डिबेट को आगे फॉरवर्ड किया गया। मेरे एक्सट्रीम राइट में साहिल शर्मा है, यंग हैं, इनको भी लोग देखना चाहते हैं, लेकिन आज इन्होंने सभी हदों को पार कर दिया है। और सोहित शर्मा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको मैं कुछ नहीं कहूँगा कि उनको अवसर ही नहीं मिल पाया। और मैं इस वक्त इस
चर्चा को यहीं पे विराम लगाऊंगा और दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।